वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स की क्वायरीज थी, तो आई प्रेफर टू मेक अ वीडियो रादर देन डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑन वीडियो कॉल, गूगल मीट और जूम। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, जेई, नीट, बहुत जगहों पे। तो देखो, व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आप किसको बोलेंगे? अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखें, ये एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसके अंदर वन कंपाउंड ऑफ इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट्स टू टू कंपाउंड्स। एक कंपाउंड दो में कन्वर्ट होता है, लेकिन कन्वर्ट कौन होगा? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है। दो और बनेंगे तो टोटल कितने हो गए? तीन। दोनों में से जो प्रोडक्ट बनेगा, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट उससे हायर होगी और दूसरे की ऑक्सीडेशन स्टेट उससे लोअर होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। पेपर में किसी भी तरीके से आ जाए कि नाइट्रोजन का वो कौन सा ऑक्सो एसिड है जो डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाता है, किसी भी तरीके से, तो देखिए ये मेरे पास नाइट्रोजन के तीन इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स हैं। आप सभी पहचानते हो, दिस इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड एंड दिस इज हाइपोनाइट्रस एसिड। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैं यहां पहले अलग से निकाल के दिखा देती हूं। HNO3, नाइट्रोजन -2, दिस इज +1, तो दिस इज +5। ओके, इस नाइट्रोजन पे आया +5। HNO2, this is -2, this is +1, it will be +3, all balanced। इस नाइट्रोजन पे आ गया +3 और यहां पे H2N2O2, this is -2 +1, तो इसके ऊपर क्या आ गया? +1। टोटल हो गया +2 +2 4, दिस इज -4, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर आई +1। अब यहां पे हमारे पास एक टर्म यूज हुई, दिस इज हाइपोनाइट्रस एसिड, राइट। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो जो हम लोग प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, ये उन कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं जब जो हमारे पास सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रस है ना, इस वाले नाइट्रस एसिड से कम होगी। हाइपो मतलब लेस, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है नॉर्मली, हाइपो मीन्स लेस। तो अगर ये हाइपोनाइट्रस एसिड है, मीन्स इट इज हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन नाइट्रस एसिड, राइट। और ये सिर्फ नाइट्रोजन में ही फॉलो नहीं होता, कहीं पे भी आप हाइपो वर्ड यूज करेंगे उसका मतलब यही होगा। हाइपो के आगे क्या लिखा है? नाइट्रस एसिड, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इससे कम रहेगी, राइट। इसको हटा देती। ओके, अब ये रहा मेरे पास +5, ये रहा मेरे पास +3 और ये रहा +1। हमने एग्जाम्पल में, हमने डेफिनेशन में क्या बात की? वन कंपोनेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज हायर, दिस इज लोअर, एंड दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंटरमीडिएट, ठीक है। मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन किसने दिखानी है? नाइट्रस एसिड ने। कैसे? लेट्स सी। दिस इज HNO2, राइट। HNO2 नाइट्रस एसिड, एक नंबर के क्वेश्चन। इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों तरह की रिएक्शंस दिखाता है। ये जब रिएक्ट करेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रस एसिड, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड with the evolution of water molecule. All set. 3 nitrogens, 1 2 3 nitrogens, 3 2s are 6 oxygens, 3 + 2 5, done. This is 3 hydrogens, 2 hydrogen plus 1, all set. अब यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। इसमें कितनी है? +5। इसमें कितनी है? हमारे पास +2। ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन +2, यहां पे +5 आपने नाइट्रिक एसिड में निकाली है। अब आप देखिए, +3 से हो गया +5, तो दिस इज
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, +3 से +5 कितने से, बाय 2। इसकी ऑक्सीडेशन हुई नाइट्रोजन की, जब ये नाइट्रिक एसिड बना, अपनी ऑक्सीडेशन हो रही है, सो इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? दूसरी साइड, नाउ दिस इज फॉर्मिंग नाइट्रिक एसिड, दूसरी साइड +3 से बन रहा है +2। नाउ दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1। ऑक्सीडेशन डिक्रीज हुई, यहां पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी रिडक्शन होती है दैट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कि एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड, रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, कॉरस्पॉन्डिंग दो कंपाउंड बनाता है जिसमें एक की ऑक्सीडेशन स्टेट इससे ज्यादा होगी, दूसरे की ऑक्सीडेशन स्टेट इससे कम होगी। राइट? तो इट वाज वन एग्जांपल। एक फास्फोरस का एग्जांपल पिक करते हैं। अब देखो, फास्फोरस के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, लेकिन मैं यहां भी एग्जांपल नोट करने वाली हूं जिसमें हमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करना है। ठीक है? तो मेरे पास 3 मैंने नोट किए हैं। दिस इज फास्फोरस एसिड, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड दिस इज फास्फोरिक एसिड। ओके, तो मैं पहले की तरह इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल के दिखा देती हूं आपको। -2 +1, 3 2 -6, दिस इज +3, तो इसके ऊपर भी क्या आया, +3। ओके, तो ये रहा +3। नेक्स्ट इज H3PO2, दिस इज -2, टोटल हो गया -4, दिस इज +1, टोटल हो गया +3, तो इसके ऊपर क्या बचा, +1। ओके, H3PO4, लेट्स सी, H3PO4, दिस इज -2, टोटल हो गया -8, +1, दिस इज +3, क्या बचा, +5, ऑल बैलेंस्ड। तो इट वॉज +1 एंड इट वॉज +5। अब देखते हैं इनमें से कौन सा एसिड डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाएगा। तो क्वाइट ऑब्वियस, +3 +5 बन सकता है, +1 +5 बन सकता है। लेट्स सी ये दोनों ही किस तरीके से हमें डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, हाइपोफॉस्फोरस, दिस वाज फास्फोरस, +3, हाइपोफॉस्फोरस, इससे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, ये +3, ये +1। तो पहले हम फास्फोरस एसिड का रिएक्शन देखते हैं। तो इट वाज H3PO3। फास्फोरस एसिड किस तरीके से डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाता है, लेट्स सी। दिस इज H3PO3, it will give H3PO4, phosphoric acid, with the evolution of phosphine. Let it be balanced. 3 फास्फोरस हो गए, तो यहां लग जाएगा 4। ओके, अब देखिए, फास्फोरस एसिड के अंदर इट वॉज 3 2 6, ये रहा +3, इसके अंदर ये रहा +5, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फीन, हाइड्रोजन इज +1, तो इसके ऊपर कितना आया, -3, PH3, दिस इज +1, टोटल हो गया +3, तो इसके ऊपर क्या आएगा, -3। ठीक है, तो फास्फोरस के ऊपर आ गया -3। ओके, अब देखो, इस रिएक्शन को मैं नाम दे रही हूं डिस्प्रपोर्शनेशन। यहां पे +3 से बना +5, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2, मतलब यहां पे हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस यहां पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन, तो इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे जो हमारे पास फास्फोरस एसिड है, इट इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी साइड देखते हैं। नाउ दिस इज फास्फोरिक एसिड, ये है फॉस्फोरिक एसिड, हाउ इट विल कन्वर्टेड इनटू फॉस्फीन। यहां +3, वहां हो गया -3। ओके, तो इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां पे हो रही है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो, +3 +2
+1 0 -1 -2 -3 टोटल 6। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 6 का गैप आ गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस यहां पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, मींस यहां पे फास्फोरस एसिड इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जिस वक्त H3PO3 कन्वर्ट हुआ H3PO4 में, तो इट इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 2 +5 हो गई। ठीक है, दूसरी तरफ जिस वक्त ये कन्वर्ट हुआ फॉस्फीन के अंदर, इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से हो गई -3। तो यही डिस्प्रपोर्शनेशन है। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल था, H3PO3 किस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं H3PO2। आपके माइंड में आ रहा होगा ये क्यों नहीं, ये तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो इंटरमीडिएट होना चाहिए, ये लो भी बना सके हाई भी बना सके। तो ये दोनों इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, इसको वापस नहीं लेके आएंगे हम। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। लेट्स सी second example. Similarly, there is H3PO2. This is hypophosphorus acid. Okay. H3PO2, it will also give phosphoric acid and phosphine. ये दोनों ही सेम तरह का प्रोडक्ट देते हैं। Let it be balanced. चेक करें, 6 हाइड्रोजन्स, 3 + 3 6 हाइड्रोजन्स, 2 फास्फोरस, 2 2 4 ऑक्सीजन्स, ऑल बैलेंस्ड। तो यहां पे फास्फोरस H3PO2 दिस इज +1, दिस इज +5 एंड दिस इज -3। ओके, नाउ दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 4। तो यहां पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस यहां पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन, so it will act as reducing agent। +1 से हो गया -3। here decrease in oxidation number by, let's see, +1 से वापिस आना शुरू करिए, 0 1 2 3 by 4। ठीक है, तो ये हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 4, मींस यहां पे हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ मींस इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन है, तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब आप देख लीजिए, ये +5 है, +5 का मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इससे हायर है, -3 मींस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इससे लोअर है। तो मेरे पास H3PO2 से दो प्रोडक्ट बने, एक था H3PO4 और दूसरा था PH3। यहां पे बनी +5, यहां बनी -3 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो दिस इज हायर, दिस इज लोअर। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कि एक प्रोडक्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और एक प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और एक प्रोडक्ट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनेगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो, ये टर्म्स आपने बहुत बार यूज की होंगी, स्पेशली ऑक्सो एसिड्स के केस में। मैं यहां फास्फोरस के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूं, सल्फर के एसिड्स में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। मतलब ऑर्थो, मेटा, पायरो, हाइपो, ये 4 तरह की प्रीफिक्सेस हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ स्पेशली ऑक्सो एसिड्स। तो ऑर्थो का मतलब क्या है, ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, जिसको आप सिंपल फॉस्फोरिक एसिड बोलते हो, दैट इज ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। और क्या है, इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल एटम ऑफ ऑक्सो एसिड हैज इट्स नॉर्मल और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, जो उसकी जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे H3PO4 के अंदर देखो, एग्जांपल इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और H3PO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। और आपको पता है नाइट्रोजन फैमिली के अंदर +5 इज ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि बड़े सारे लोगों की एक जैसी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ग्रुप मतलब जो हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली है, वो पूरे का पूरा ग्रुप है, उन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट एक जैसी है, ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, राइट। इसके बाद आई बात मेटा की। मेटा के अंदर जो ऑर्थो
हमारे पास एसिड होगा, ऑर्थो एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल हटा दीजिए, देखें क्या बनता है। मेटा मींस जब हमारे पास ऑर्थो एसिड है उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर दो, दैट विल बिकम मेटा, मेटा ऑक्सो एसिड। कैसे? एग्जाम्पल फिर से हम यही ले लेते हैं, लेट इट बी H3PO4, ठीक है, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। ओके, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, 2 हाइड्रोजन चली गई, H2O, ठीक है, तो यहां से बाकी क्या बचा? HPO3। तो HPO3 का नाम क्या है? दिस इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड। बहुत सिंपल है इनको मेमोराइज करना। देन पायरो वर्ड कहां यूज करते हैं? ये तो होगी ऑर्थो और मेटा की बात। व्हाट इज पायरो ऑक्सो एसिड, पायरो फास्फोरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, सेम आता है उसके अंदर भी। तो जिस वक्त हम 2 ऑर्थो एसिड लेंगे और उनको डिहाइड्रेशन के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल हम रिमूव करेंगे। ओके, तो ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया, मेरे पास थे 2 फास्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO4, दोनों को जब मैंने कंडेंस किया तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया। ओके, मतलब एक हाइड्रोजन यहां से कट हो गई, ये बचे H2, एक हाइड्रोजन यहां से कट हो गई, रह गए H2, ऐसे मान लेते हैं, और एक ऑक्सीजन चली गई, मतलब इसको हटा के 3 ऑक्सीजन रह गई। तो टोटल हाइड्रोजन कितने आए? 2 + 2 4, इट वॉज H4। ओके, फॉस्फोरस कितने आए? 2, 12, ऑक्सीजन कितनी आई? 7। बहुत सिंपल है, और इसका नाम क्या होगा? दिस इज पायरो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, और इसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया है 2 मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करने के बाद। तो H4P2O7 इट इज नोन एज पायरो फॉस्फोरिक एसिड। और ये क्या था? दिस वॉज ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। डन। फिर बात आई हाइपो की, तो वो मैंने पहले बता दिया आपको। हाइपो के अंदर क्या होगा? आपके पास जो भी अस वाला एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड, फास्फोरस एसिड, तो उसके अंदर अस वाले से लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे ये रहा हमारे पास +3 और ये रहा +1, दिस इज फॉस्फोरस एसिड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इससे एक कम है, तो इसका नाम होगा हाइपो फास्फोरस एसिड। क्लियर बात? तो ये थे ऑर्थो, मेटा, पायरो एंड हाइपो, ठीक है। इसका मैं आपको एक सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल देती हूं। H2SO4, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, H2SO4, H2SO4, दोनों में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर, 2 मॉलिक्यूल्स में से, ठीक है। तो मतलब एक हाइड्रोजन यहां से चली गई, एक यहां से चली गई, और एक मैंने ऑक्सीजन हटा दी। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स नाउ? H2. हाउ मेनी सल्फर्स? S2. एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन्स? O7. दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ओलियम। तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंटली एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं कि इसमें बताओ ऑर्थो और मेटा में क्या डिफरेंस है, या नाम दे दिया जाता है कि बताओ ये कौन सा एसिड है। तो क्रैम करने जैसा बच्चे कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ा सा ध्यान लगाइए। जब आपको बेसिक टर्म्स क्लियर है, तो चाहे वो फास्फोरस के हो, चाहे वो सल्फर के हो, दैट मेक्स नो डिफरेंस। फॉस्फीन के लेबोरेटरी मेथड के बारे में अगर हम बात करें, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, तो इट वाज गिवन बाय गेनगैम्बर इन 1783। ये रहे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है। और इसको हम फॉस्फीन को बोलते हैं हाइड्रोजन फॉस्फाइड, और इट इज फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन। व्हाई इट इज हाइड्रोजन फॉस्फाइड? हम लोग आइड किसके साथ लगाते हैं? नेगेटिव के साथ, राइट। दिस इज सोडियम क्लोराइड, ओके। उसी तरीके से हाइड्रोजन फॉस्फाइड
मींस इसमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? फास्फोरस की। कैसे? PH3, दिस इज +1, दिस इज -3, दिस इज -1, दिस इज +1, तो इसलिए दिस इज हाइड्रोजन फॉस्फाइड और आप जनरली इसको बोलते हो फॉस्फीन। बहुत सिंपल सा मेथड है प्रेपरेशन इन लेबोरेटरी का। लैब के अंदर आप कैसे इसको तैयार करते हो? वी मेक यूज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। 1 नंबर का क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ फॉस्फीन विच एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस इज यूज्ड? दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस। और हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड और इनर्ट एटमॉस्फेयर। बिल्कुल इनर्ट होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट कर सकता है, राइट। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए हम इसमें यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वी मेक यूज ऑफ ऑयल गैस, राइट। तो ये बन जाता है आफ्टर रिएक्शन सोडियम हाइपोफॉस्फाइड एंड साथ में क्या निकला हमारे पास? दिस इज फॉस्फीन। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्लस दिस इज फॉस्फीन। ये था हमारा मेन प्रोडक्ट जिसको हम बनाना चाह रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फॉस्फीन ही बनेगी। इस रिएक्शन के दौरान सेम रिएक्टेंट्स के साथ हमें मिलता है हाइड्रोजन एंड दिस इज डाइफॉस्फीन P2H4। तो जब हमें इनकी जरूरत ही नहीं है, तो दे विल एक्ट एज इम्प्योरिटी, राइट। हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको खराब कर रहे हैं, है ना। तो क्या करते हैं? सेम केमिकल रिएक्शन विद व्हाइट फास्फोरस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, जस्ट क्वांटिटी कम ज्यादा हो गई। तो यहां देखो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड इज द सेम, लेकिन हाइड्रोजन भी बन सकती है और डाइफॉस्फीन भी बन सकती है। एंड यस, डाइफॉस्फीन इट इज हाईली इनफ्लेमेबल, एकदम से आग पकड़ लेती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाती है ये। तो ये मैंने कोशिश की है थोड़ा सा सेटअप दिखाने की आपको कि इस कंटेनर के अंदर हमने लिया है व्हाइट फास्फोरस, राइट, दिस इज फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, और इसके अंदर हमने ऐड किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये देखिए हमने ऑयल गैस और कार्बन डाइऑक्साइड से इस कंटेनर के अंदर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल इनर्ट कर दिया, सो दैट व्हाइट फास्फोरस सिर्फ इन दोनों से रिएक्ट करे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड ना बना दे। अब इस प्रेपरेशन के अंदर से एक एक नंबर के बहुत से क्वेश्चंस निकल आए। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वर्टेक्स रिंग्स? ये एक तरह के स्मोक रिंग्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स रिंग। अब ये क्यों बना? ऐसे ऐसे धुएं के छल्ले, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपने नेट पे देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि कुछ लोग स्मोक करते हैं सिगरेट और उसके बाद अलग अलग स्टाइल में धुएं के छल्ले बाहर निकालते हैं मुंह से। तो उसी तरीके से ये छल्ले ऐसे लहराते हुए ऊपर तक जाते हैं। तो एक्चुअली ये वर्टेक्स रिंग्स क्यों बनी? दीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइफॉस्फीन as impurity along with phosphine। ये है रीजन इन वर्टेक्स रिंग्स के बनने का कि फॉस्फीन के साथ डाइफॉस्फीन भी बनती है एज इम्प्योरिटी, जिसकी वजह से हमें ये धुएं के छल्ले दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल है। तो एकदम से एटमॉस्फेयर के साथ जब ऑक्सीजन के टच में आती है तो हमें इस तरह की स्मोक स्क्रीन्स नजर आती हैं, ठीक है। और हॉलमे सिग्नल के अंदर कौन सी गैस यूज की जाती है? इट वॉज आस्क्ड इन अ पेपर। तो फॉस्फीन इट इज यूज्ड इन हॉलवेज सिग्नल। स्मोक स्क्रीन बनाते हैं हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं, जिस वक्त होता है ना कवर करना होता है, कहीं वॉर है या क्या है, तो वहां पे भी इसी चीज को यूज किया जाता है। केमिकल कंपाउंड सॉर्ट ऑफ बॉम्ब वो गिराते हैं जिसमें से वो धुआं निकलता है। आपने कई बार फिल्मों में सुना होगा कि आप मुझे कवर करो, तो कवर करने का मतलब यही है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो एनिमी को इल्यूजन देने के लिए दे मेक यूज ऑफ स्मोक स्क्रीन्स। और स्मोक स्क्रीन कहां से बनेगी? यस, विद द यूज ऑफ फॉस्फीन, ठीक है।
तो मैं वॉर्टेक्स रिंग्स के बारे में बात कर रही थी कि इसके अंदर अब जो गैस यहां से बबल आउट होकर बाहर जाएगी दैट विल बी फॉस्फीन, बट along with highly inflammable डाइफॉस्फीन। इस गैस के अंदर फॉस्फीन तो हम बना रहे हैं, फॉस्फीन तो बन रही है, लेकिन उसके साथ साथ डाइफॉस्फीन भी बनती है फ्रॉम द सेम रिएक्टेंट्स। तो व्हाइट फास्फोरस इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जैसे ही यहाँ पे फॉस्फीन गैस बबल आउट करेगी इस सॉल्यूशन में से, तो यहाँ पे हमें इस तरह के धुएं के छल्ले दिखाई देते हैं। मैंने थोड़ा एनलार्ज कर दिया डायग्राम को। ये धुएं के छल्ले फॉस्फीन की वजह से नहीं है, दे आर ड्यू टू डाइफॉस्फीन, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आते ही ये बर्न कर जाती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाती है, तब हमें ये रिंग्स दिखाई देते हैं। तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइफॉस्फीन एज इम्प्योरिटी। अच्छा, कुछ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऐसे चलते हैं। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। फर्स्ट क्वेश्चन, रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। अब पेपर में आने वाली चीजें होती है कि रिंग टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं ये टेस्ट एक्चुअली होता क्या है। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी नाइट्रेट का सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, एनी नाइट्रेट सॉल्ट, जिसमें भी नाइट्रेट को हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है। और इसको नाइट्रेट सॉल्ट को किसके साथ मिक्स किया है, प्लस एक्वस FeSO4 फेरस सल्फेट के साथ एक्वस, दोनों को पानी में घोला हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है बिल्कुल ऑयली रहता है, और इसको बिल्कुल इसकी वॉल्स के साथ साथ डायरेक्ट नहीं उड़ेल देंगे, ये वॉल को टच करता 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 यहां पहुंच गया। लेट इट बी कि ये हमारे पास एक्वा सोल्यूशन था। अब क्योंकि ये ऑयली है, तो वाटर और ऑयल जब आपस में मिक्स होंगे तो यहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और ऊपर ऑयली लेयर होगी, इसको मैं ऐसे बना रही हूं, और नीचे हमारे पास एक्वस लेयर है, ठीक है, ये मैंने अलग शो कर दी। और दोनों का जंक्शन, ऊपर ऑयली लेयर और नीचे है एक्वस, दोनों के जंक्शन पे एक रिंग बनेगा, दैट इज नोन एज ब्राउन रिंग। ब्राउन कलर की रिंग बनती है इनके जंक्शन पे। तो हुआ क्या, स्टेप मैंने बता दिए। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने एक्वस फेरस सल्फेट के साथ नाइट्रेट सॉल्ट ले लिया। सेकेंड स्टेप के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऐड कर रहे हैं along the walls of test tube, right? Okay. तो dark brown ring appears at the junction where oily layer of sulfuric acid meets the aqueous layer of test tube. तो फर्स्ट स्टेप के अंदर नाइट्रेट आयन, फेरस सल्फेट में से आयरन, सल्फ्यूरिक एसिड में से H आयन्स आपस में कंबाइन किए और आयरन की हो गई ऑक्सीडेशन +2 से +3, ठीक है। सेकेंड स्टेप, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, Fe3 पॉजिटिव नाइट्रिक ऑक्साइड along with वाटर, ठीक है, वाटर के साथ। अब जो प्रोडक्ट बना वो नेक्स्ट के लिए रिएक्टेंट बन गया, और यहां हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट विल बी FeH2O5 टाइम NO नेट चार्ज 2 पॉजिटिव, एंड दिस इज ब्राउन रिंग। इस ब्राउन रिंग की वजह से ये रिंग टेस्ट आता है। तो ये था रिंग टेस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? ओके, तो ये रहा नाइट्रोजन 1, ये रहा नाइट्रोजन 2, टोटल है 5 ऑक्सीजन। तो मैं दोनों में बराबर बांटने की कोशिश करती हूं। अरे बाप रे, एक तो फालतू रह गया, क्या करें, ये दोनों झगड़ा ना करें, चलो एक ऑक्सीजन इन दोनों में कॉमन रख देते हैं। अब नाइट्रोजन की कोवेलेंसी देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन, एक हमारे पास लोन पेयर और 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ इधर शेयर कर गया, बाकी क्या बचा, ये लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देता है,
सेम इधर ये गई कोऑर्डिनेशन, ये रहा डबल बॉन्ड। अब आप बाकियों के भी इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर दीजिए तो आप देखेंगे हर तरफ ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन यहां पे नाइट्रोजन की कोवेलेंसी, हाउ मेनी बॉन्ड्स इट इज फॉर्मिंग, इट इज 4। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी इज 4। वेरी सिंपल। और यहीं से क्वेश्चन और आ जाता है इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो इसी का मैं दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना सकती हूं, इस चीज को तो आप चेंज नहीं करेंगे, बस डबल और सिंगल बॉन्ड्स की पोजीशंस को चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब आप यहां इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड कर दो और इधर, तो ये रहा स्ट्रक्चर नंबर 1, ये रहा स्ट्रक्चर नंबर 2। ये दोनों ही एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, तो इस तरीके से इनमें रेजोनेंस हो जाती है। ड्रॉ करने को आए तो आप किसी को भी बना सकते हो, चाहे इसको बनाओ चाहे इसको बनाओ, दोनों ही ठीक हैं, लेकिन मैंने जस्ट रेजोनेंस करके बताया। वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज नाइट्रिक ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट बट सॉलिड ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग इट इज डायमैग्नेटिक। मतलब गैसियस स्टेट में ये पैरामैग्नेटिक, और जब इसको हम कूल डाउन कर लेते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। ऐसा क्यों? अगर इसको पैरामैग्नेटिक होना है, इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक मींस कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो एक्चुअली गैसियस स्टेट के अंदर दो स्ट्रक्चर एक्सपेक्टेड हैं, या तो ये बनेगा जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन किस पे है, नाइट्रोजन पे, ठीक है, ऑन नाइट्रोजन, दिस इज स्ट्रक्चर 1, या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन, देखो ये रहा स्ट्रक्चर 2, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन, राइट। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज less than oxygen, therefore structure 1 जिसमें odd इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर है, therefore in NO odd electron on nitrogen is preferred structure। ठीक है, मतलब हम किस स्ट्रक्चर के साथ जा रहे हैं, स्ट्रक्चर 1, ठीक है। So, in structure 1, NO, odd electron is on nitrogen atom is preferred structure। अब solid state में देखिए, in solid state NO dimerizes, therefore becomes dimerizes and having no unpaired electron, therefore becomes diamagnetic। सिंपल। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, इसकी डाइमेराइजेशन होगी। तो आप देखो नाइट्रोजन के ऊपर है ऑड इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, और नाइट्रोजन का ऑड इलेक्ट्रॉन इस तरफ है डबल बॉन्ड O, यहां रहा बॉन्ड, इसके ऊपर रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसका ऑड इलेक्ट्रॉन, राइट। दूसरी नाइट्रोजन का भी ऑड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड, करना क्या है, दोनों आपस में जुड़ेंगे और बॉन्ड बन जाएगा, N सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सभी के इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल कर दीजिए, 1 2 3 4, राइट। ऐसे ही 1 2 3 4, और इन दोनों के ऊपर भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सिंपल। या तो ये इस फॉर्म में होता है, दिस इज N2O4, या फिर ये ऐसे होता है NONO, इस तरीके से भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये था why nitric oxide is paramagnetic in gaseous state but solid obtained on cooling it is diamagnetic। So these were some important questions। Do send me more queries। क्वेरी चाहे कोई एक बच्चा ही सेंड करे, मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सो दैट बाकी बच्चों को भी इससे फायदा मिल सके। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। टिल देन कंप्लीट योर वर्क।